गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, हम मार्क्सवाद के सिद्धांतों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत हमने पढ़ा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हमने पढ़ा ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या। तीसरा सिद्धांत हमने पढ़ा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आज हम चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ेंगे विद्यार्थियों। ये चार सिद्धांत ही कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है उनके चार आधार कहलाते हैं, आधार स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ द मार्क्सिज्म। तो आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने अपनी कौन सी पुस्तक में दिया तथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसकी प्रेरणा से कार्ल मार्क्स ने यह सिद्धांत दिया, तथा साथ साथ में इनका अर्थ और इनका प्रभाव, आलोचना, ये सभी बातें विद्यार्थियों हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में यह सिद्धांत दिया। मार्क्स ने रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से प्रभावित होकर मार्क्स ने रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से प्रभावित होकर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। अब एक नंबर के दो क्वेश्चन बने विद्यार्थियों, बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक में दिया? दास कैपिटल में। कौन सी पुस्तक में दिया? दास कैपिटल में। और किससे प्रभावित होकर दिया? रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से प्रभावित होकर के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। यहां तक आपको बेसिक जानकारी हुई कि भाई कौन सी पुस्तक में दिया, किन से प्रभावित होकर के दिया। अब हम जानेंगे अतिरिक्त मूल्य का अर्थ। अतिरिक्त मूल्य का अर्थ क्या है? अतिरिक्त मूल्य, एक्स्ट्रा वैल्यूज, मीनिंग ऑफ द एक्स्ट्रा वैल्यूज जो हैं, अतिरिक्त मूल्य का अर्थ ये है विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स के अनुसार
श्रमिक जो मूल्य पैदा करता है, श्रमिक जो अतिरिक्त मूल्य, उन दो मूल्यों का अंतर है अतिरिक्त मूल्य, उन दो मूल्यों का अंतर है, उन दो मूल्यों का अंतर है जिन्हें श्रमिक उत्पन्न करता है या पैदा करता है तथा वास्तव में प्राप्त करता है, तथा वास्तव में प्राप्त करता है। ये मार्क्स के अनुसार क्या मतलब हुआ? अर्थात उपयोगिता मूल्य जिसको बोलते हैं बाजार मूल्य, वह विनिमय मूल्य जिसे बोलते हैं उत्पादन मूल्य, उत्पादन मूल्य का अंतर क्या है? अतिरिक्त मूल्य, अतिरिक्त मूल्य है। अब उदाहरण देख लीजिए, इससे बात पूरी आपको समझ में आ जाएगी। सीधी बात है विद्यार्थियों, अतिरिक्त मूल्य जो होता है कार्ल मार्क्स के अनुसार दो मूल्यों का अंतर है जिन्हें पैदा कौन करता है? श्रमिक पैदा करता है और वास्तव में प्राप्त करता है। उसने वस्तु को उत्पन्न करके कितने रुपए का बनाया वो मूल्य, और वास्तव में श्रमिक को मिला कितना, इन दो मूल्यों में जो गैप है वो गैप क्या कहलाता है? अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। कैसे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं विद्यार्थियों, कि एक पूंजीपति ने जिसके टेबलों की, कुर्सियों की दुकान है, एक टेबल के लिए उस उद्योगपति ने 200 रुपए की कच्ची सामग्री खरीदी। लोहा है, ये एंगल है, या फिर इसके अंदर जो भी सामग्री चाहिए, 200 रुपए की सामग्री, कच्ची सामग्री जिससे टेबल बनाई जा सके। 200 रुपए की कच्ची सामग्री खरीदी। एक पूंजीपति ने, कह दो पूंजीपति ने 200 रुपए की कच्ची सामग्री खरीदी। ठीक, 200 रुपए की वो कच्ची सामग्री खरीदता है। ₹200 की कच्ची सामग्री खरीदता है और 100 रुपए किसको देता है? मजदूर को देता है कि भाई एक टेबल बनानी है, तेरे को एक टेबल के 100 रुपए दूंगा, भले दिन में 10 बना 15 बना तेरी मर्जी, भले एक ही बना, तेरे को एक टेबल के कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए मजदूरी मिलेगी। अब ये कच्ची सामग्री किसके लिए थी? टेबल निर्माण के लिए। किस निर्माण के लिए थी? टेबल निर्माण के लिए। ठीक, अब ये जो कच्ची सामग्री है, लोहा वगैरह, एंगलें वगैरह, ठीक है, और तो कीले वगैरह, इनसे मिला करके ये मजदूर मेहनत करता है और इन सभी को जोड़ करके क्या बनाता है?
टेबल बनाता है। अब टेबल बन करके तैयार हो गई। उत्पादन मूल्य कितना आया? 200 रुपए उसने कच्ची सामग्री के दिए, 100 रुपए उसने किसको दिए? मजदूर को दिए। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 300 रुपए हुआ उत्पादन मूल्य। कौन सा मूल्य हुआ? उत्पादन मूल्य। ठीक है, 300 रुपए में ये जो टेबल है उस पूंजीपति के घर में पड़ी है। अब ठाकर जी गए कि भाई मेरे स्कूल के अंदर जो हैं बच्चों के बैग रखने के लिए टेबलों की जरूरत है और आप जो हैं होलसेल रेट में दो, बताओ क्या रेट आप हमें टेबलें दोगे? मैं कम से कम 100 टेबलें लेके जाऊंगा। तो भाई साहब आपको होलसेल की रेट में टेबल मिलेगी 500 रुपए में। कितने रुपए में टेबल मिलेगी? 500 रुपए में। ये 500 रुपए क्या है? टेबल का बाजार मूल्य। यानी वो बाजार में टेबल कितने में बिक रही है? 500 रुपए में बिक रही है। अब ये टेबल उस पूंजीपति के घर में कितने में पड़ी? 300 में। और वो बेच कितने में रहा है? 500 में। कितने का अंतर है? 200 रुपए का अंतर है। 200 रुपए क्या है? 200 रुपए क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। 200 रुपए क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। अब ध्यान से सुन लीजिए, अतिरिक्त मूल्य का अर्थ कार्ल मार्क्स के अनुसार उन दो मूल्यों का अंतर है जिन्हें श्रमिक पैदा करता है। अब श्रमिक ने ये टेबल बनाई और ये मूल्य पैदा किया। ठीक है, तो ये कितने रुपए पैदा किए उसने? 500 रुपए। ठीक है, और वास्तव में प्राप्त करता है, वास्तव में उसके ऊपर कितना खर्चा होता है? 300 रुपए का ही खर्चा होता है। तो इन दो मूल्यों का अंतर यानी उत्पादन मूल्य का और बाजार मूल्य का अंतर क्या कहलाता है? बाजार मूल्य और उत्पादन मूल्य का अंतर क्या कहलाता है? अतिरिक्त मूल्य। अब उत्पादन मूल्य कितना है? उत्पादन मूल्य को और क्या बोलते हैं? विनिमय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनिमय मूल्य बोलते हैं, विनिमय मूल्य। और बाजार मूल्य को और क्या कह सकते हैं हम? बाजार मूल्य को हम और कह सकते हैं उपयोगिता मूल्य। उपयोगिता मूल्य। अब इन दोनों का अंतर जो है क्या कहलाता है? अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। किसका अंतर? यानी बाजार मूल्य का और उत्पादन मूल्य का। यानी बाजार मूल्य तो है टेबल का 500 रुपए, जबकि उस टेबल पे उत्पादन करने में कितने का खर्चा आया? 300 रुपए का खर्चा आया और वो टेबल कितने में बिक रही है? 500 रुपए में। तो 200 रुपए क्या है? अतिरिक्त मूल्य। ये 200 रुपए अतिरिक्त मूल्य किसको मिल रहे हैं? पूंजीपति को मिल रहे हैं। किसको मिल रहे हैं? पूंजीपति को मिल रहे हैं। अब ध्यान से सुनने योग्य एक बात है विद्यार्थियों, कि जिस व्यक्ति ने खून पसीना एक करके जो कच्चा लोहा था उसकी एंगलें बनाई, उनकी कीलें बनाई और इस कच्ची सामग्री को एक टेबल का रूप दिया। भाई ये 200 रुपए की सामग्री कोई काम की नहीं थी। इसको 500 रुपए में बदलने का काम किसने किया? मजदूर ने किया। किसने किया? मजदूर ने किया। पूंजीपति तो सिर्फ कुर्सी पर बैठे बैठे आदेश करता रहा, इतनी टेबलें बना दे भाई, ठीक है, ये कच्ची सामग्री है, ये पड़ा लोहा, अब इतने रुपए का ये है, वो तेरा टेबल बना दे। तेरे को तो एक टेबल के कितने रुपए मिलेंगे? 100 पर टेबल। ठीक है। अब विद्यार्थियों, ये जो जिस व्यक्ति ने खून पसीना एक करके टेबल बनाई उसको मेहनताना कितना मिला? उसको तो मिला 100 रुपये। कितने रुपए मिले? 100 रुपये। और जिस व्यक्ति ने सिर्फ टेबल पर बैठ करके आदेश चलाया उसको बैठे बैठे कितने रुपए मिल गए? 200 रुपये। देखिए विडम्बना,
जो कुर्सी पे बैठा रहा, ठीक है ना, घूमने वाली कुर्सी पे, उसको तो मिल गए 200 रुपए। जिसने मेहनत की, खून पसीना एक करके इस कच्ची सामग्री को टेबल में परिवर्तित किया, उसको कितने मिले? 100 रुपए। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त मूल्य किसको मिलना चाहिए? मजदूर को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? मजदूर को मिलना चाहिए। जबकि ये कौन कमा रहा है? पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य ले रहा है, जबकि अतिरिक्त मूल्य लेने का उसका कोई हक नहीं है। ये भी नहीं करे तो कम से कम उन्हें अतिरिक्त मूल्य में जो है मजदूरों को हिस्सेदारी देनी चाहिए। जैसे 200 रुपए का लाभ हुआ उनको एक टेबल के पीछे, ठीक है ना, और वो कम से कम 100 टेबलें बेचता है, 100 टेबलें बेचता है, ठीक है ना, तो एक दिन के अंदर ही वो 20,000 रुपए वो एक दिन में कमा लेगा। एक मतलब एक आदमी से, जैसे ठाकर जी गए 100 टेबलों का ऑर्डर देने, तो 20,000 रुपए तो उसने ठाकर जी से कमा ली। बोल, अब ये 200 रुपए जो हैं, कार्ल मार्क्स कह रहा है कि कम से कम आप पूरा नहीं दे सकते, इतना करो कि अतिरिक्त मूल्य में जो है मजदूरों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब इन अतिरिक्त मूल्य में मान लीजिए वो कहता है कि भाई एक मजदूर, भाई आपकी वजह से ये टेबल जो हैं हमारे 500 रुपए में बिकी, बढ़िया टेबल बनाई आपने, इसलिए आधा तेरे को दूंगा, आधा मैं लूंगा। अगर इनमें से आधा यानी 100 रुपए मजदूर को देता है और 100 रुपए खुद रखता है अपने पास में, तो पूंजीपति के पास में कितने रह जाएंगे? 100, और मजदूर के पास में कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। तो यहां वास्तव में न्याय मिलेगा। अगर अतिरिक्त मूल्य में मजदूर को हिस्सेदारी मिलेगी तो मजदूर को हो जाएंगे 200 रुपए, और पूंजीपति जो बैठे बैठे कमा रहा है वो 100 रुपए कमाएगा, और जो मेहनत करके कर रहा है वो 200 कमाएगा। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, जो मेहनत कर रहा है वो 100 कमा रहा है, जो बैठा है वो 200 कमा रहा है। तो यही कार्ल मार्क्स को इससे घृणा थी। कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य मजदूरों को प्राप्त होना चाहिए, मजदूरों को मिलना चाहिए, लेकिन पूंजीपति श्रम की चोरी करता है। यही चोरी उस पूंजीपति का लाभ है। अगर वो चोरी नहीं करेगा तो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये श्रम किसने की? ये 200 रुपए के अंदर मेहनत किसकी है? मेहनत तो है मजदूर की, तो श्रम किसकी है? मजदूर की। और चोरी कौन कर रहा है? पूंजीपति कर रहा है। अगर ये चोरी नहीं करेगा तो इसको लाभ होगा ही नहीं। ये कह देगा भाई देख मजदूर तेने मेहनत की और 200 रुपये तुम दे देते हो, इनको क्या मिलेगा? तो कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों, एक पूंजीपति ने 200 रुपए की कच्ची सामग्री खरीदी, 100 रुपए मजदूरी दी। इस प्रकार वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना हुआ? 300 रुपये हुआ। वह वस्तु पूंजीपति बाजार में 500 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का बाजार मूल्य 500 रुपये हुआ। इस प्रकार 200 रुपये क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। 200 रुपये क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। या सूत्र लगा दो, ठीक है? अतिरिक्त मूल्य बराबर बाजार मूल्य माइनस उत्पादन मूल्य बराबर हो जाएगा 500 माइनस 300 बराबर 200 रुपये। ठीक, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अतिरिक्त मूल्य जो होता है बाजार मूल्य
और उत्पादन मूल्य का क्या होता है, अंतर होता है। अब मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य मजदूरों को मिलना चाहिए, लेकिन पूंजीपति श्रम की चोरी करता है, यही चोरी उसका लाभ है, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य मजदूरों को मिलना चाहिए, लेकिन पूंजीपति श्रम की क्या करता है, चोरी करता है, यही चोरी उसका क्या है, लाभ है। अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं विद्यार्थियों, ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है वास्तव में मजदूरों को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब अतिरिक्त मूल्य का समाज पर प्रभाव, अतिरिक्त मूल्य का समाज पर प्रभाव, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव पड़ता है विद्यार्थियों, श्रमिकों की दयनीय स्थिति, श्रमिकों की दयनीय स्थिति, यानी इससे श्रमिकों के हालात खराब हो जाते हैं। श्रमिकों के हालात खराब क्यों होते हैं? क्योंकि ये खून पसीना एक करके भी 100 रुपये कमाते हैं और बैठे बैठे पूंजीपति जो है इनसे 2 गुना कमा लेता है, इसलिए मन में कुंठा का भाव होगा और साथ साथ में श्रमिकों की स्थिति जो है कैसी हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। नंबर 1 है विद्यार्थियों श्रमिकों की दयनीय स्थिति। जब श्रमिकों की दयनीय स्थिति होगी तो श्रमिकों के अंदर क्या उभरेगा, असंतोष उभरेगा, और इसी असंतोष के कारण विद्यार्थियों सर्वहारा वर्ग, ये श्रमिक किससे होंगे, सर्वहारा वर्ग से होंगे। सर्वहारा वर्ग के लोग पूंजीपतियों के खिलाफ क्या कर देंगे, क्रांति कर देंगे। तो दूसरा कारण होगा विद्यार्थियों सर्वहारा क्रांति का कारण, सर्वहारा क्रांति का कारण। ठीक, पहली स्थिति श्रमिकों की दयनीय स्थिति, दूसरी स्थिति सर्वहारा क्रांति का कारण। इससे सर्वहारा वर्ग के अंदर क्रांति आएगी और इस क्रांति के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग के लोग अधिनायकवाद के माध्यम से धीरे धीरे पूंजीपति का नाश कर देंगे और साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। तीसरा जो कारण है वो है विद्यार्थियों अतिरिक्त जनसंख्या का कारण, अतिरिक्त जनसंख्या का कारण। अतिरिक्त जनसंख्या का कारण कैसे हैं? जब श्रमिक स्वयं इतनी मेहनत करता है फिर भी बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी हासिल कर पाते हैं, इसके कारण श्रमिक वर्ग के लोग क्या करेंगे, वो मन में देखेंगे कि परिवार में और सदस्य होंगे तो कमाने में और आसानी हो सकती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप वो देखेंगे कि भाई मेरे 2 संतान हैं, 2 की जगह 4 संतानें होगी
तो वो और मेरे कार्य में हाथ बंटाएगी, वो भी मजदूरी करेंगे, कुछ वो कमाएंगे कुछ मैं कमाऊंगा, ऐसे घर का खर्चा आसानी से चल जाएगा। ये मन में थिंकिंग होने के कारण जो है अतिरिक्त जनसंख्या का कारण भी यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बनता है। क्योंकि अगर अतिरिक्त मूल्य इनको मजदूरों को दे दिया जाए तो मजदूर के अंदर मन में सेटिस्फिकेशन होगा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से जब तक सर्टिफिकेशन नहीं होगा तब तक वो मन में असंतोष की भावना उनमें रहेगी। तो ये बात है विद्यार्थियों, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रभाव, श्रमिकों की दयनीय स्थिति, सरबराह क्रांति का कारण और अतिरिक्त जनसंख्या का कारण। अब हम इसकी आलोचना करते हैं, तो आलोचना के अंदर भी 2 या 4 बातें उभर करके सामने आती है विद्यार्थियों। आलोचना अगर देखी जाए तो ये बात उभर करके सामने आती है कि सिर्फ श्रम से उत्पादन नहीं होता। श्रम से उत्पादन होता तो श्रमिक अपने घर से बाहर ही नहीं आते, क्योंकि उनके अंदर श्रमिकों के अंदर श्रम शक्ति होती है, तो अपने घर के अंदर ही वस्तुओं का उत्पादन कर देते। वे उद्योग धंधों में या पूंजीपतियों के शोषण के शिकार क्यों होते हैं? तो सिर्फ एक जो श्रम है, श्रम एक उत्पादन का साधन नहीं है, श्रम एकमात्र अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचना, सिद्धांत की आलोचना। श्रम एकमात्र उत्पादन का साधन नहीं है। ठीक है, यानी कार्ल मार्क्स जो हैं विद्यार्थियों एक श्रम को ही उत्पादन का साधन मानते हैं। वो कहते हैं कि श्रमिकों को यानी मजदूर जो हैं उसने मेहनत की, इसलिए सबका सब मूल्य किसको मिलना चाहिए? मजदूर को मिलना चाहिए। तो कमी ये रह गई कि श्रम यानी सिर्फ श्रम करना ही एकमात्र उत्पादन का साधन नहीं है। इसके साथ साथ में श्रम के साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है पूंजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर श्रम के माध्यम से उत्पन्न होता, वो टेबल बनाने के लिए उस फैक्ट्री में क्यों जाता? टेबल वाली फैक्ट्री में घर पे ही कच्ची सामग्री लाता और घर पे ही टेबल बना देता। क्योंकि उसके पास में पूंजी नहीं है, इसलिए वो कच्चा माल खरीद नहीं सकता है, इसलिए वो उस उद्योगपति के पास में जाता है जिनके पास में पूंजी है और वो कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। ठीक है ना? तो दूसरी बात जो है विद्यार्थियों, इसमें जो है मानसिक, इसमें पूंजी लागत व मानसिक श्रम की अवहेलना की गई है। इसमें पूंजी लागत व मानसिक श्रम की अवहेलना की गई है। अवहेलना की गई है। कैपिटल की बात करें तो ये इसमें पूंजी की बात नहीं करते, लागत की बात नहीं करते और मानसिक श्रम की बात नहीं करते। अब बिना पूंजी से तो ये बाजार मूल्य आया कहां से? उसने पूंजी लगाई है, कच्ची सामग्री लेके आया है, फिर मजदूर से बात की है, फिर अपना उद्योग धंधा लगाया है, इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना? उसके ऊपर उसकी लागत आई है, खर्चा आया है। ठीक है ना? सिर्फ 200 रुपए की कच्ची सामग्री से काम नहीं चलेगा, इनके अलावा और भी
जो बिल्डिंग है वगैरह है, ठीक है ना, लाइट पानी वगैरह जो भी बिल वगैरह ये सारे उनको पे करने पड़ेंगे, तो इसकी लागत भी आती है। साथ साथ में उसने जो दिमाग लगाया, ठीक है ना, 200 रुपये की कच्ची सामग्री कहीं और से जहाँ सस्ती मिलती है वहाँ से लेके आया, फिर उसने दिमाग लगा करके आगे प्रचार किया जिसके माध्यम से उसको खरीदार मिला। तो खरीदार में बेलने अब मजदूर का काम तो बनाने तक है। अब भाई ये आगे बिके या नहीं बिके उससे मजदूर का कोई लेना नहीं, ये 500 में बिके भले 300 में बिके, मजदूर का तो एक टेबल बनते ही 100 रुपये फिक्स है। अब टेबल बिके या नहीं बिके उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से जो इसमें पूंजी लागत और मानसिक श्रम की जो अवहेलना की है वो सही नहीं है। तीसरी बात, इसमें मौलिकता का अभाव है। इसमें मौलिकता का अभाव है, रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से ली गई है। रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से लिया गया है। अब इसमें जो बात की जा रही है कार्ल मार्क्स के द्वारा, खुद की बात नहीं है, खुद का सिद्धांत नहीं है, यानी इन्होंने रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से प्रभावित होकर के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। तो मौलिक नहीं है ये सिद्धांत, मौलिक मतलब स्वयं का नहीं है, ये श्रम सिद्धांत से जो रिकार्डो का है उनसे उधार लिया गया है। और चौथी बात है, सिद्धांत विरोधाभास से युक्त है। विरोधाभास ये हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि श्रमिकों को, मजदूरों को मजदूरी के लिए, व्यवसाय के लिए, कमाई के लिए उद्योग धंधों की आवश्यकता पड़ेगी, और उद्योग धंधे उद्योगपतियों के होंगे, यानी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। मजदूर को मजदूरी के लिए उद्योगपति के पास जाना पड़ेगा, और उद्योगपति को वस्तु के उत्पादन के लिए मजदूरों की आवश्यकता है, यानी एक दूसरे के सहयोगी है। अब ज्यादा ये उत्पादन करेगा तो इनका मुनाफा भी बढ़ेगा और इनका मुनाफा भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यह सिद्धांत तो कहता है कि सिर्फ अतिरिक्त मूल्य सब का सब जो है किसको दे दिया जाए, श्रमिक को दे दिया जाए। तो इतना बोला भी नहीं है उद्योगपति कि सारी मेहनत वो करे, पैसा वो लगाए, उद्योग धंधा वो लगाए, और जो पैसा मिले उनको लाभ वो जाकर किसको दे दे, मजदूर दे दे, तो उनको क्या मिलेगा। और अगर अतिरिक्त मूल्य ऐसे ही पैदा हो जाता तो फिर श्रमिक अपने घर पे भी वस्तु का उत्पादन करके कच्ची सामग्री ला करके वहीं से बेच देता। इसके लिए बाजार की तलाश करनी पड़ती है, खरीदार तलाशना पड़ता है, एडवर्टाइज करनी पड़ती है, तब जाकर के वस्तु का बाजार मूल्य बनता है। ऐसे ही वस्तु का बाजार मूल्य नहीं बनता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक मजदूरों को आंखें खोल देने, हाँ ये जागृति जरूर है कि भाई देखिए आपका बहुत शोषण हो रहा है, जो बैठा है वो 200 कमा रहा है और आपको 100 मिल रहा है, तो क्यों ना इसमें आपको हिस्सा मिल जाए, 50% मिले तो आपको 200 रुपये मिलेंगे और उसके पास में, ये बात तो एक कह सकते हैं युक्तियुक्त हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर युक्तियुक्त बात भी हो जाए तो भी फायदा हो जाए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से मजदूरों के मन में एक प्रकार से क्या आई, जागृति आई। तो समाजवाद के प्रचार में सबसे अधिक सहायक रहा। महत्व की दृष्टि से देखा जाए, महत्व समाजवाद के प्रचार में, समाजवाद के प्रचार में सर्वाधिक सहायक रहा। सर्वाधिक सहायक रहा। कौन रहा सहायक? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत।
तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम अगर देखें तो समाजवाद के प्रचार में सबसे अधिक सहायक रहा है वो रहा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिससे आगे समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ और एक वैज्ञानिक समाजवाद की नींव जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा रखी गई। इसी के माध्यम से कार्ल मार्क्स को जो है ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से ही इन्होंने समाजवाद को सुदृढ़ किया। इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।